हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संकल्पनाओं के बारे में। हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ये वीडियो इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। इसके पहले पार्ट में कांट की वायवा राशि परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो अभी हम चर्चा करते हैं चेम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना के बारे में कि चेम्बरलिन ने अपनी इस परिकल्पना में कौन कौन से तथ्यों को सामने रखा है। चेम्बरलिन ने निहारिका परिकल्पना के विपरीत 1905 ईस्वी में पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपनी ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की थी। यानी कि इन्होंने जो निहारिका परिकल्पना थी उसके विपरीत में 1905 में अपनी इस ग्रहाणु परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। निहारिका परिकल्पना के विपरीत चेम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल उस एक निहारिका से नहीं हुई है जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य बना, तथा दूसरा उसका साथी विशाल तारा। यानी कि इसमें ऐसा माना गया कि जो पृथ्वी की रचना है वो केवल एक निहारिका से नहीं हुई है। ग्रह निर्माण के पूर्व सूर्य तप्त एवं गैस पूर्ण नहीं था, वरन ठोस कणों से निर्मित चक्राकार एवं शीतल था। चेम्बरलिन ने माना है कि ग्रहों के निर्माण से पहले जो है सूर्य तप्त और गैसीय अवस्था में नहीं था, बल्कि ये शीतल था। ब्रह्मांड में घूमते हुए इस सूर्य तारा के पास एक विशालकाय तारा पहुंच गया। यानी कि जो एक सूर्य तारा था उसके पास में एक और तारा जो है वो इसके पास में पहुंच गया। इस प्रकार पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य छोटे छोटे कण बाहर निकलकर अलग हो गए। यानी कि जैसे ही सूर्य तारा के पास में एक दूसरा विशालकाय तारा पहुंचा और इसकी आकर्षण शक्ति के कारण से सूर्य के धरातल से बहुत छोटे छोटे असंख्य जो कण हैं वो बाहर की ओर निकलना प्रारंभ हो गए, जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है कि किस प्रकार से सूर्य और एक विशाल तारे के पास आने से जो कण हैं वो बाहर की ओर निकल रहे हैं। प्रारंभ में मौलिक अवस्था में ये कण धूली कण के रूप में थे, यानी कि मिट्टी के ये कण के रूप में थे। इन बिखरे हुए कणों को ग्रहाणु अथवा प्लैटिनिसिमल कहा जाता है। यानी कि जो बिखरे हुए जो कण हैं इन्हीं को इन्होंने ग्रहाणु नाम जो है वो दिया है। ब्रह्मांड में बिखरे हुए ग्रहाणुओं अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे। यानी कि जो ब्रह्मांड में जो बिखरे हुए ग्रहाणु हैं ये थोड़े से बड़े आकार वाले थे। यही बड़े ग्रहाणु भावी ग्रहों के निर्माण के लिए केंद्र भाग बने। यानी कि जो ये बड़े आकार वाले ग्रहाणु थे ये ही आगे चलकर जो है ग्रहों के लिए आधार बने। बड़े ग्रहाणुओं के चारों तरफ से छोटे छोटे ग्रहाणुओं ने उनसे मिलकर वृहद रूप धारण करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो बड़े ग्रहाणु थे उनके चारों ओर जो छोटे छोटे ग्रहाणु थे वो मिलकर आपस में एक बड़ा रूप जो है उन्होंने धारण कर लिया। फलस्वरूप असंख्य ग्रहाणु ने सम्मिलित होकर वृहद आकार में परिवर्तित होकर ग्रहों का रूप धारण किया। यानी कि धीरे धीरे लंबे समय के बाद में जो बहुत सारे असंख्य ग्रहाणु थे उन्होंने आपस में मिलकर जो है ग्रहों का जो रूप जो है वो धारण कर लिया। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के धरातल के कणों के अलगाव का मुख्य कारण पास आने वाले तारे की ज्वारीय शक्ति को ही बताया जाता है। यानी कि इस परिकल्पना में जो मुख्य बात है वो ये दी गई कि सूर्य के धरातल से जो कण जो अलग हो रहे हैं उसका जो मुख्य जो कारण है वो पास आने वाले तारा जो है उसकी ज्वारीय शक्ति जो है उसको बताया गया है। अब हम देखते हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना को कि जेम्स जीन्स ने अपनी इस परिकल्पना में किस तथ्य को सामने रखा है।
सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स ने सन 1919 में किया था। जेफरीज नामक विद्वान ने उक्त परिकल्पना में सन 1929 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया था। यानी कि जो जेम्स जीन्स थे उन्होंने 1919 में अपनी इस ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया और आगे चलकर 1929 में जेफरीज ने इसमें कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किया। ज्वारीय परिकल्पना प्रतिपादन द्वारा कुछ कल्पित तथ्यों पर आधारित, यानी कि जो ये जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है इसमें कुछ कल्पना की गई कुछ तथ्यों के बारे में और उन्हीं कल्पित तथ्यों के आधार पर ये जो परिकल्पना है हाइपोथेसिस है ये आगे की ओर बढ़ती है। सबसे पहले उन्होंने माना सूर्य मंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। इन्होंने सबसे पहले ये माना कि सूर्य मंडल है उसका जो निर्माण है सूर्य और अन्य तारों के संयोग यानी कि मिलन से हुआ है। प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। सूर्य के साथ ही साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा भी था। यानी कि ऐसा माना गया कि शुरू में सूर्य एक बहुत बड़ा गोला था और साथ में सूर्य के साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा भी उस समय उपस्थित मौजूद था। सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था तथा अपनी जगह पर ही घूम रहा था। यानी कि ये भी माना गया कि सूर्य अपनी जगह पर ही घूम रहा था। साथ ही तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा हो। यानी कि जो एक दूसरा जो तारा विशालकाय तारा था वो भी एक पथ में इस तरह से घूम रहा था। धीरे धीरे वो सूर्य के निकट आता गया। साथी तारा आकार तथा आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था। इनकी जो दूसरा तारा था साथी तारा वो आकार और आयतन में सूर्य से काफी बड़ा था। पास आते हुए तारा द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा था। यानी कि जो विशाल तारा था वो जैसे जैसे सूर्य के नजदीक आता गया वैसे वैसे ज्वारीय शक्ति का जो प्रभाव है वो सूर्य के बाह्य जो भाग है बाहरी भाग है उस पर पड़ने लगा। इस प्रकार जीन्स ने बताया कि साथी तारा निरंतर एक पथ के सहारे सूर्य की ओर अग्रसर हो रहा था। यानी कि जीन्स ने बताया कि जो साथी तारा था जो विशाल तारा था वो लगातार सूर्य के पास सहारे एक सूर्य की ओर जो है वो अग्रसर हो रहा था, जिस कारण साथी तारे की आकर्षण शक्ति द्वारा वायव्य ज्वार का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ने लगा। फलस्वरूप सूर्य में ज्वार उत्पन्न होने लगे। यानी कि ज्वारीय शक्ति के कारण से सूर्य के बाह्य भाग पर ज्वारीय शक्ति उत्पन्न जो है धीरे धीरे होने लगी। यह ज्वारीय क्रिया सूर्य में उसी प्रकार संभव हो सकी जिस प्रकार वर्तमान समय में पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आ जाने से महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है। यानी कि जिस प्रकार से चंद्रमा और पृथ्वी चंद्रमा की वजह से पृथ्वी के ऊपर जो महासागर उनमें जो ज्वार उत्पन्न होता है उसी प्रकार से सूर्य में भी ये ज्वारीय शक्ति जो है वो उत्पन्न हुई। इस डायग्राम में ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो अलग अलग जो है वो ग्रह बने और जो सूर्य और जो विशालकाय तारा है वो उनकी स्थिति किस प्रकार से थी। ज्यों ज्यों विशाल तारा सूर्य के पास आता गया त्यों त्यों उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई। कि जैसे जैसे विशाल तारा है ये सूर्य के पास नजदीक आता गया वैसे वैसे उसकी जो आकर्षण शक्ति थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। जब तारा सूर्य की निकटतम दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई। जैसे ही तारा जो है सूर्य के और नजदीक आया तो उसकी जो आकर्षण शक्ति है वो सूर्य से भी ज्यादा हो गई, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा। यानी कि बहुत ज्यादा तारे की आकर्षण शक्ति के कारण से सूर्य के आंतरिक भाग से हजारों किलोमीटर लंबा एक सिगार के आकार का जो भाग है वो बाहर की ओर निकलना प्रारंभ हो गया। इस सिगार के आकार वाले भाग को फिलामेंट भी कहा जाता है।
सूर्य के निकटतम दूरी पहुंचने के कारण तारे की अधिकतम आकर्षण शक्ति के प्रभाव से एक विशाल फिलामेंट सूर्य से हटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ, यानी कि उस विशाल तारे की आकर्षण शक्ति के कारण से जो सिगार के आकार वाला जो भाग है जिसको फिलामेंट कहा गया है, ये सूर्य से निकलकर दूसरी तरफ दूर की तरफ ये तारे की ओर अग्रसर जाने लगा। जीन्स के अनुसार पास आने वाला तारा सूर्य के मार्ग पर नहीं था, अतः यह सूर्य से आगे बढ़ने लगे। यानी कि जीन्स ने बताया कि जो तारा है सूर्य के मार्ग पर नहीं था और यह सूर्य से आगे की ओर बढ़ने लगा। इस प्रकार तारे के दूर निकल जाने के कारण फिलामेंट तारे के साथ नहीं जा सका, वरन वह सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। यहाँ इस बात से ये तात्पर्य है कि जो फिलामेंट सिगार के आकार का जो सूर्य से बाहर निकला था, वो वहीं पर सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा और जो तारा था विशाल तारा वो आगे की ओर निकल चुका था। जब फिलामेंट टूटकर तारे की तरफ अग्रसर हुआ, उस स्थिति में सूर्य की आकर्षण शक्ति के क्षेत्र से बाहर हो गया तथा अतः वह सूर्य का ही चक्कर लगाने लगा, वापस नहीं आ सका। यानी कि जैसे ही फिलामेंट टूटकर अलग हुआ तो वो सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण से सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाने लगा। कुछ समय पश्चात साथी तारा सूर्य से इतनी दूर चला गया कि पुनः कोई वायव्य भाग फिलामेंट सूर्य से अलग नहीं हो सका। यानी कि जो बड़ा तारा है वो सूर्य से बहुत आगे निकल गया और उसके बाद में सूर्य से दोबारा जो है कोई फिलामेंट या वायव्य भाग है वो अलग नहीं हो पाया। आगे चलकर सूर्य से निकला हुआ ज्वारीय पदार्थ सिगार के आकार में अधिक लंबा हो गया। यानी कि जो फिलामेंट निकला था सिगार के आकार का, उसकी लंबाई और अधिक बढ़ गई, जिसका मध्य भाग अधिक मोटा या चौड़ा तथा दोनों किनारे वाले भाग अत्यधिक पतले थे। यानी कि जो बीच वाला भाग था ये तो बहुत मोटा और चौड़ा हो गया और किनारे वाले भाग तो है वो पतले थे। किनारे का पतला होने का कारण साथी तारे तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव ही बताया जाता है। यानी कि जो किनारे का जो भाग है वो पतला होने का कारण बताया गया, सूर्य और साथी तारे की आकर्षण शक्ति का प्रभाव। सूर्य से अलग होने के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा, जिस कारण उसके आकार में संकोचन जो है वो प्रारंभ हो गया। कि जैसे ही सूर्य से ये जो फिलामेंट अलग हुआ, धीरे धीरे ये शीतल होने लगा और उसमें संकोचन है, सिकुड़न जो है ये प्रारंभ हो गई। इस संकोचन के कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया तथा प्रत्येक भाग घनीभूत यानी कि ठोस होकर प्लैनेट या ग्रह के रूप में बदल गई। यानी कि जो फिलामेंट था ये जो सिगार के आकार का, ये धीरे धीरे शीतल होने लगा और उसमें सिकुड़न उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण से कई टुकड़ों में टूट गया और ठोस होकर ये ग्रहों के रूप में जो है परिवर्तित हो गया। इस क्रिया से फिलामेंट से 9 ग्रहों की रचना हुई। यानी कि ये जो क्रिया है इससे 9 ग्रह जो है उस फिलामेंट से बने। इस प्रक्रिया के अनुसार सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से 9 ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न होने से उनके कुछ पदार्थ अलग हो गए जो घनीभूत होकर उपग्रह बने। यानी कि इसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति के कारण से जो 9 ग्रह उत्पन्न हुए, उन 9 ग्रह से भी कुछ पदार्थ जो अलग हो गए थे वो वापस ठोस होकर घनीभूत होकर उपग्रह के रूप में बने। इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो ज्वारीय पदार्थ जो थे बड़े आकार वाले और उनकी जो केंद्रीय आकर्षण शक्ति थी, तब तक ये उपग्रह जो है ये बनते रहे, परंतु जब उनका आकार इतना छोटा होने लगा कि उनकी केंद्रीय आकर्षण शक्ति उन्हें संगठित रखने में असमर्थ हो गई, तब उपग्रहों की रचना समाप्त हो गई। यानी कि जब तक ये ज्वारीय शक्ति वहां पर आकर्षण का केंद्र रही तब तक उपग्रह बनते रहे और जैसे ही आकर्षण शक्ति खत्म हो गई वैसे ही उपग्रहों की रचना है वो भी प्रारंभ
हो गए। इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अपने जो विचार हैं वो ग्रहों और उपग्रहों के बारे में दिए हैं। इससे संबंधित आपको कुछ विस्तार से डिटेल में अध्ययन करना है तो आप इन बुक्स का अध्ययन कर सकते हैं। और ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसका आगे का जो भाग है वो पार्ट 3 है, उसका अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, आप उसको भी अवश्य देखें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये टॉपिक अच्छा लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।